हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल इन द सिंजेस। सो आज का टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जेनेटिक्स का दूसरा चैप्टर। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ये क्या चैप्टर है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। काफ़ी अलग टाइप का चैप्टर है उस चैप्टर से। पहली बेसिक डिफरेंस तो ये है कि टाइम ड्यूरेशन ही अलग है। उस चैप्टर में जो रिसर्च चल रहे थे, मेंडल्स का जो वर्क था वो 1860s के अराउंड था। इन चैप्टर्स में जो देखेंगे ये और एडवांस टाइम का, यानी और आगे के टाइम का, जब रिसर्च आगे और बढ़ चुका था, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे और ज़्यादा इन्वेंशंस हो चुके थे। तो चैप्टर का नाम क्या है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बट इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमारा एक और वीडियो है जिसका टॉपिक है बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स। उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। वहाँ पे हमने क्या किया, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझे हैं जो कि दोनों ही चैप्टर में हमारे यूज़ होंगे। तो उस वीडियो को एक बार देख लेने से क्या होगा, आगे चैप्टर में हमारे बहुत सारे ऐसा टर्म्स आएगा जो कि हम लोग वहाँ पे एक्सप्लेन कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं क्या, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर से क्वेश्चन आना कंफर्म होता है। क्वेश्चन इस चैप्टर का काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर लगभग ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, एक वीक पॉइंट होता है। ये चैप्टर उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है, बट हम लोग कोशिश करेंगे इस चैप्टर को बहुत एकदम अच्छे से कर सके। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सके हम वो सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जेनेटिक मटेरियल के बारे में। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल एक ऐसा कोई बायोलॉजिकल मटेरियल जिसका काम क्या है, एक ऐसा कोई बायोलॉजिकल मटेरियल विच स्टोर्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट इट टू नेक्स्ट जनरेशन। यानी जेनेटिक मटेरियल कोई ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी करे, एंड नॉट ओनली टू स्टोर दैट इन्फॉर्मेशन, इट शुड ऑल्सो ट्रांसफर इट टू नेक्स्ट जनरेशन। जेनेटिक मटेरियल का काम है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, प्लस साथ ही साथ नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफ़र करना, ताकि कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस हो सके। जेनेटिक मटेरियल ताकि कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस हो सके। तो क्या होगा डेफिनेशन, बायोलॉजिकल मटेरियल, बायोलॉजिकल मटेरियल which can store and transfer the genetic information to next generation, टू नेक्स्ट जनरेशन। अब बायोलॉजिकल मटेरियल तो कुछ भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है, लिपिड भी हो सकता है। बट जेनेटिक मटेरियल की तरह हमारा न्यूक्लिक एसिड ही काम करता है। प्रोटीन क्यों नहीं काम करता, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये जेनेटिक मटेरियल्स की तरह क्यों नहीं काम करता, ये चैप्टर में हम लोग आगे देखेंगे। बट यहाँ के लिए हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि जेनेटिक मटेरियल की तरह हमारा कौन सा बायोलॉजिकल मटेरियल, कौन सा बायोमैक्रोमोलिक्यूल काम करता है। वो बायोमैक्रोमोलिक्यूल का नाम है न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये सब कभी भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं करते हैं। अब जब नाम आ गया प्रोटीन का ही, तो प्रोटीन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद होगा क्या होता है, रुबिस्को। फिर पूछा जाता है मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी, तो आंसर क्या होगा, कोलेजन। और भी क्वेश्चन है मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन ब्लड, ब्लड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो उसका नाम है एल्ब्यूमिन। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, प्रोटीन का नाम आया तो वो भी चीज़ें मैंने रिवाइज करवा दी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आया बात न्यूक्लिक एसिड। जैसा नाम से समझ में आ रहा है, न्यूक्लिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका केमिकल नेचर एसिडिक टाइप का होता है। न्यूक्लिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस में। नेचर इसका कैसा है, एसिडिक। अब न्यूक्लिक एसिड की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी कहाँ पे हुई थी, किसने किया था? न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी फर्स्ट टाइम की थी फ्रेडरिक मिशर, या एफ मिशर नाम दिया रहता है बुक में। फ्रेडरिक मिशर ने कहाँ खोजा था, इन्होंने खोजा था न्यूक्लियस ऑफ पस सेल। ये चीज़ें आपको हमारे बेसिक्स ऑफ इनहेरिटेंस में भी, साइंटिस्ट का नाम, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, तो वापस से यहाँ हम लोग वो नहीं लिख रहे हैं। किसने डिस्कवर किया था, एफ मिशर ने। कहाँ पे, न्यूक्लियस ऑफ पस सेल। फिर न्यूक्लिक एसिड टर्म किसने दिया था, आर अल्टमैन, एक साइंटिस्ट थे आर अल्टमैन। उन्होंने इसका नाम रखा क्या, न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? न्यूक्लिक एसिड हमारे पास हमें मालूम है 2 टाइप के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं, या तो डीएनए, पहले आरएनए लिख लेते हैं, या तो आरएनए या तो डीएनए। डीएनए और आरएनए हमारे 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली अब क्या होता है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डीएनए प्रेजेंट होता है। क्यों ऐसा होता है हम लोग चैप्टर में आगे डिटेल में जानेंगे। अभी के लिए बता देता हूँ, क्योंकि डीएनए क्या होता है, डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है आरएनए के कंपैरिजन में। चैप्टर में देखेंगे आगे क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है। तो डीएनए
क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। बट इवोल्यूशन के टाइम सबसे पहले कौन सा जेनेटिक मटेरियल पाया गया था? सबसे पहले आरएनए पाया गया था। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल तो क्या होगा आंसर? आरएनए। पूछा जाए मोस्ट स्टेबल जेनेटिक मटेरियल तो आंसर क्या होगा? डीएनए। ये हो गया न्यूक्लिक एसिड के बारे में, दो टाइप्स के होते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड बना किसका है? यानी न्यूक्लिक एसिड तो एक तरह का बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल है, बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल है। इसका मतलब ये एक तरह का पॉलीमर है। दे आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। सो न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। दे आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके क्या बनाते हैं? हमारे न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया हमारा? मोनोमर हो गया। न्यूक्लिक एसिड हमारा क्या है? पॉलीमर हो गया। कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स की एक लंबी चेन मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड। अब बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड की। न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है? तो न्यूक्लियोटाइड हमारा तीन चीज़ों का बना होता है। न्यूक्लियोटाइड हमारा 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। पहला क्या है हमारा? पेंटोज शुगर, या सिर्फ शुगर लिख लेते हैं हम लोग। पहला है हमारा पेंटोज शुगर, पेंटोज यानी 5 कार्बन का शुगर। सेकेंड है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? सेकेंड उसमें प्रेजेंट होता है नाइट्रोजनस बेसिस। पेंटोज शुगर और क्या प्रेजेंट होता है? सेकेंड चीज नाइट्रोजनस बेसिस। अभी इन चीज़ों को तो हम लोग अलग अलग देखेंगे, स्ट्रक्चर भी देखेंगे। पेंटो शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस, और थर्ड चीज़ क्या हुआ? फॉस्फेट। तो ये बेसिक 3 कंपोनेंट्स होते हैं किसके? न्यूक्लियोटाइड्स के। न्यूक्लियोटाइड्स इन तीनों का बना होता है। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, न्यूक्लियोटाइड इन तीनों चीज़ों का बना होता है। यानी ये तीनों मिलके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। एक लंबी न्यूक्लियोटाइड की चेन क्या बनाती है? हमारी न्यूक्लिक एसिड। या तो वो फिर डीएनए होगा या तो भी आरएनए होगा। अब बात करेंगे, 2 टर्म आता है न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। 2 टर्म आता है हमारे सामने, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। तो जब शुगर और नाइट्रोजनस बेस सिर्फ ये दोनों प्रेजेंट होंगे तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, SIDE, न्यूक्लियोसाइड। और जब तीनों साथ में प्रेजेंट होंगे, यानी न्यूक्लियोसाइड में ही हमने क्या ऐड कर दिया? फॉस्फेट भी ऐड कर दिया, तो वो हो जाएगा हमारा न्यूक्लियोटाइड। यानी जब तक फॉस्फेट ऐड नहीं किया जाता है न्यूक्लियोसाइड में, यानी शुगर और नाइट्रोजनस बेस से प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। जैसे ही न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा? फॉस्फेट ऐड हो गया, तो वो क्या बन जाता है? हमारा न्यूक्लियोटाइड। फिर न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बना देते हैं? न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड जैसा मैंने बताया 2 टाइप्स के होते हैं। आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है। तो कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। आरएनए कैसे बनता होगा और डीएनए कैसे बनता होगा। अगर शुगर कौन सा है? जैसे शुगर मैंने बताया पेंटोज शुगर होता है। पेंटोज शुगर भी 2 तरह का हो सकता है, राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी उसमें राइबोज शुगर प्रेजेंट होगा। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो उसमें कौन सा शुगर होगा? डीऑक्सीराइबो पेंटोज शुगर वहाँ प्रेजेंट होगा, डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, आरएनए के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। अब सिंस आरएनए पहले आया तो हम लोग आरएनए की स्टडी करेंगे। तो क्या हुआ? राइबोज शुगर। राइबोज शुगर क्या है? एक टाइप का पेंटोज शुगर ही है। अगर राइबोज शुगर में क्या अटैच हुआ? राइबोज शुगर में नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट हुआ, एक नाइट्रोजनस बेस N2 बेस इसमें क्या हुआ? अटैच हुआ। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बताया मैंने? शुगर प्लस बेस, न्यूक्लियोसाइड। और शुगर कौन सा प्रेजेंट है? राइबोस, तो कौन सा न्यूक्लियोसाइड होगा? राइबोन्यूक्लियोसाइड। राइबोन्यूक्लियोसाइड। टर्म्स हम लोग को क्लियर होना ज़रूरी है ताकि आगे जब बुक रीड करें, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो क्या हो, वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। शुगर राइबोज है तो न्यूक्लियोसाइड भी कौन सा होगा? राइबोन्यूक्लियोसाइड। अब राइबोन्यूक्लियोसाइड में हमने क्या कर दिया? फॉस्फेट ऐड कर दिया। तो अब क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ऐड होते ही क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड। तो अब क्या बन जाएगा हमारा? राइबोन्यूक्लियोटाइड। राइबोन्यूक्लियोटाइड, ये हो गया हमारा राइबोन्यूक्लियोटाइड। राइबो शुगर N2 बेस, राइबोन्यूक्लियोसाइड, फॉस्फेट ऐड कर दिया तो राइबोन्यूक्लियोटाइड। अब राइबोन्यूक्लियोटाइड क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है
यानी मोनोमर है। अब इसका क्या कराना है, हमें पॉलीमर बनाना है, यानी इसका पॉलीमराइजेशन कराना है। इसका हमने क्या करा दिया, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन कुछ नहीं है, केमिस्ट्री में लोग पढ़ते हैं। पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कई सारे मोनोमर्स को आपस में अटैच किया जाता है। तो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन हुआ तो क्या बन गया, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। राइबोन्यूक्लियोटाइड्स यानी प्लूरल मैंने उसको लिख दिया राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अब यही राइबोन्यूक्लियोटाइड की एक लंबी चेन होगी, इसी राइबोन्यूक्लियोटाइड की एक लंबी चेन होगी तो क्या बन जाएगा हमारे सामने बन जाएगा राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड। और याद हो राइबोन्यूक्लिक एसिड किसका फुल फॉर्म होता है, आरएनए का, यानी ऐसे हमारा बनता है आरएनए। कैसे कैसे बना, राइबो शुगर प्लस N2 बेस, राइबोन्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, राइबोन्यूक्लियोटाइड। राइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की एक लंबी चेन, क्या बन गया हमारा, राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए बन गया। अब सिमिलरली डीएनए कैसे बनता है, ये हो गया हमारा आरएनए। सेम वे में अब हमारा क्या होगा, डीएनए। डीएनए में पता होगा आप कौन सा शुगर होगा, राइबोस शुगर ना होके सेकंड टाइप का शुगर मैंने नाम बताया क्या, डीऑक्सी राइबोस शुगर। डीऑक्सी राइबोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस शुगर डीएनए में, प्लस उसमें क्या जोड़ दिया हमने, N2 बेस। तो अब यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे बना था हमारा न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड तो बनेगा ही। यहाँ पे राइबोस शुगर था तो राइबोन्यूक्लियोसाइड, यहाँ पे डीऑक्सी राइबोस शुगर है तो कौन सा न्यूक्लियोसाइड बनेगा, यहाँ पे बनेगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड। अब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड में हमने क्या ऐड कर दिया, फॉस्फेट ऐड कर दिया, तो हमारा क्या बन गया, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। अब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का हमने फिर से क्या करा है, पॉलीमराइजेशन करा है, तो क्या बन जाएगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, यानी यहाँ टाइड था, यहाँ उसका प्लूरल फॉर्म लिख दिया, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की एक लंबी चेन बन जाएगी तो क्या अब हमारे सामने हो जाएगा डीएनए, यानी कि डीएनए का पूरा फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जैसे यहाँ राइबोन्यूक्लिक एसिड बना था, अब उसी में क्या अटैच हो जाएगा, डीऑक्सीराइबो, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए। तो हमने देख लिया क्या, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के, आरएनए डीएनए। फर्स्ट कौन सा पाया गया था, आरएनए। स्टेबल कौन सा होता है, डीएनए। न्यूक्लियो, फिर बात करें न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर है, किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लियोटाइड मोनोमर यूनिट है किसका, न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लियोटाइड तीन चीज़ों का बना होता है, सबसे पहले राइबोस शुगर, दूसरी क्या चीज़ है नाइट्रोजनस बेस, तीसरी क्या चीज़ है फॉस्फेट। फिर एक एक करके हमने देख लिया डीएनए कैसे बनता है, आरएनए कैसे बनता है। अब हमें क्या करना है, इन तीनों का यानी शुगर का, नाइट्रोजनस बेस का, फॉस्फेट का अलग अलग स्टडी करना है। तो आगे हम लोग को न्यूक्लियोटाइड के तीनों कंपोनेंट यानी शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेसिस के अलग अलग स्टडी करनी है। इन चीज़ों को हम लोग एनसीईआरटी से थोड़ा ज़्यादा जानेंगे, यानी एनसीईआरटी में जो चीज़ें दी गई हैं उनसे थोड़ा ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम में हमारे जिस टाइप का क्वेश्चन आता है वहाँ पे कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। तो सबसे पहली बात करेंगे हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे, उनकी बायोकेमिस्ट्री को भी समझने की कोशिश करेंगे ताकि जब हमें आगे ये पढ़ना हो कि डीएनए ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है, आरएनए कम स्टेबल क्यों होता है, तो ये तो सारी चीज़ें हम जब इसके बायोकेमिस्ट्री या इसके स्ट्रक्चर को समझे होंगे तब हमारे लिए ईजी होगा। तो सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेंटोज शुगर को। अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था पेंटोज शुगर हमारे पास दो टाइप्स के हैं। पेंटोज शुगर हमारे सामने दो टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन इज़ राइबोस शुगर, सेकेंड वन इज़ डीऑक्सी राइबोस शुगर। राइबोस शुगर एंड डीऑक्सी राइबोस शुगर। एक और बात बताना चाहूँगा, पेंटोज शुगर है यानी 5 कार्बन का शुगर होगा। अब 5 कार्बन का शुगर होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा C5H10O5। इसका फॉर्मूला होगा C5H10
O5 या किसी भी मोनोसैकेराइड, पेंटोस शुगर एक तरह का मोनोसैकेराइड ही है। मोनोसैकेराइड का किसी भी मोनोसैकेराइड का जनरलाइज्ड फॉर्मूला क्या होता है? CnH2nOn। सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी है, CnH2nOn। तो ये क्या है? पेंटोस शुगर का जनरलाइज्ड फॉर्मूला है। पेंटोस शुगर दो टाइप के हो गए हमारे सामने, एक हो गया RNA, मतलब RNA में पाया जाने वाला राइबोस शुगर, DNA में पाया जाने वाला डीऑक्सीराइबोस शुगर। ये दो टाइप्स के शुगर हो गए। अब मैंने यहाँ क्या किया, इन दोनों शुगर की स्ट्रक्चर्स को भी बनाया है। स्ट्रक्चर्स अभी जैसे बताया आगे हमारे बहुत काम आएगा, स्ट्रक्चर को समझ लिया तो। ये 5 कार्बन का शुगर है। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं पहला कार्बन, इसकी नंबरिंग करते हैं पहले तो। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। और इस साइकिल में ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कार्बन नंबर 5 साइक्लिक स्ट्रक्चर के बाहर है, यानी कार्बन नंबर 5 बाहर की तरफ है। सिमिलरली यहाँ पे भी डीऑक्सीराइबोस शुगर में 1, 2, 3, 4, 5 नंबर कार्बन यहाँ पे है। साइकिल का पार्ट यहाँ पे कौन है? साइकिल का पार्ट ऑक्सीजन है। दोनों ही जगह साइकिल का पार्ट कौन है? ऑक्सीजन है। अब एक मेजर डिफरेंस जो दोनों में होता है, इसका नाम है राइबोस शुगर। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? OH। सेकंड कार्बन पे क्या होता है? OH। नाम क्या है इसका? राइबोस शुगर। इसका नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोस शुगर। केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है डीऑक्सी यानी ऑक्सीजन का रिमूवल। का मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल। तो यहाँ पे क्या होगा? हमें क्या करना है? ऑक्सीजन को रिमूव करना है। ऑक्सीजन कहाँ से रिमूव होता है? ऑक्सीजन रिमूव होता है सेकंड कार्बन के OH से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है। तो इसका मतलब DNA में क्या प्रेजेंट है? डीऑक्सीराइबोस शुगर। ये क्या हो गया? ऑक्सीजन यहाँ वाला रिमूव होके सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बचा। इनफैक्ट अगर डीऑक्सीराइबोस शुगर का कई जगह पे किसी अच्छे बुक में नाम देखेंगे तो पूरा नाम इसका होता है 2-डीऑक्सीराइबोस, यानी इसकी पोजीशन को भी दिया रहता है 2-डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सी कहाँ से हुआ? ऑक्सीजन का रिमूवल कहाँ से हुआ? सेकंड कार्बन से इसका रिमूवल, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे? 2-डीऑक्सीराइबोस। यही रीज़न भी होता है हमारा कि DNA ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि OH ग्रुप जो RNA में प्रेजेंट है यानी राइबोस में प्रेजेंट है वो रिएक्टिव होता है। इस वजह से RNA स्टेबल नहीं होता है। DNA में एक OH ग्रुप कम है, इस वजह से DNA क्या होता है? स्टेबल होता है। इसकी नंबरिंग को हमें याद रखना है, इसकी नंबरिंग को हमें याद रखना है 1, 2, 3 एंड 5th वन इज आउटसाइड। तो आगे जब हम लोग न्यूक्लियोटाइड का चेन पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमारे लिए ईजी होगा। ये कहाँ पाया जाता है? RNA में। ये कहाँ पाया जाता है? DNA में। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? इसका फॉर्मूला वही C5H10O5। बट यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? C5H10O4। ध्यान रखना हमें, डीऑक्सीराइबोस या DNA में पाए जाने वाला जो राइबोस शुगर होता है उसमें एक ऑक्सीजन कम होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोनों का जनरलाइज्ड फॉर्मूला, तो हमें से हमेशा ये नहीं कि O5 ही लिख के आएंगे। अगर DNA का पूछा जाता है या डीऑक्सीराइबोस का पूछा जाता है तो O4 हो जाएगा वहाँ पे। आगे बात करेंगे किसकी? अब हम लोग देख लेते हैं फॉस्फेट। फॉस्फेट क्या है? एसिडिक नेचर होता है, नेगेटिव चार्ज फॉस्फेट की वजह से ही आता है। फॉस्फेट का स्ट्रक्चर हमने इनऑर्गेनिक में बहुत बार पढ़ा है, PO4-3। फॉस्फेट के बारे में एज सच कोई मेजर चीज़ हमें स्ट्रक्चर नहीं जानना है, बस ये जानना है कि एसिडिक नेचर DNA का या न्यूक्लिक एसिड का क्यों होता है? फॉस्फेट की वजह से। फॉस्फेट पे क्या प्रेजेंट है? नेगेटिव चार्ज। मेन हमारा अब क्या स्टार्ट होने वाला? मेन हमारा स्टार्ट होने वाला नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस के मैंने यहाँ पे क्या है? अब पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लग रहा होगा। ऐसा नहीं कि ये चीज़ NCERT में नहीं दी गई है, ये चीज़ दी गई है NCERT में। क्लास 11th का NCERT जब हम लोग खोलेंगे बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर तो वहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ क्या किया हमने? नाइट्रोजनस बेस हमारे सामने कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। पहला टाइप क्या है? पिरिमिडीन। सेकेंड वन इज प्यूरिन। पहला टाइप हमारा पिरिमिडीन, सेकेंड वन इज प्यूरिन। याद रखना है नाइट्रोजनस बेस के ये जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं ये हेट्रोसाइक्लिक होते हैं, यानी कि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये हेट्रोसाइक्लिक है, यानी कि इसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, कार्बन भी प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजनस बेस आर हेट्रोसाइक्लिक रिंग, हेट्रोसाइक्लिक रिंग। क्या क्या रिंग में प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन प्लस कार्बन। अब बात करेंगे नाइट्रोजनस बेसिस हमारे साथ हमने 2 टाइप के पिरिमिडीन एंड प्यूरिन। पिरिमिडीन में क्या होता है? 2 नाइट्रोजन एंड 4 कार्बन। प्यूरिन में क्या होता है? जैसा देख सकते हैं पिरिमिडीन में क्या है? एक रिंग स्ट्रक्चर है, 1 रिंग। पिरिमिडीन आर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। इसी तरह प्यूरिन क्या होता है? प्यूरिन 2 रिंग स्ट्रक्चर होता है। प्यूरिन 2 रिंग स्ट्रक्चर है, 2 रिंग प्रेजेंट है। पिरिमिडीन का जनरलाइज कितने होते हैं? 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन। देख भी सकते हैं हम लोग 2 नाइट्रोजन
एक ये NH2 तो साइकिल के बाहर है, उसके अलावा 2 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन, 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन। अब प्यूरिन की बात करेंगे। प्यूरिन जैसा मैंने बताया ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये डबल साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट होते हैं, 2 रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। पहले रिंग सेम होगा, पहला रिंग ऐसा ही होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पिरामिडीन रिंग। डिफरेंस कहाँ आया, सेकंड रिंग में। सेकंड रिंग हमारा क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं इमिडाजोल रिंग। सेकंड रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर से हम लोग बोलते हैं इमिडाजोल रिंग। पिरामिडीन में फिर सेम वही चीज़ है, 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन, बट इमिडाजोल रिंग में क्या आ गया, 2 नाइट्रोजन प्लस 3 कार्बन। एक एक करके हम लोग देखेंगे इनके अब नाम क्या क्या हैं। यानी पिरामिडीन के भी 3 टाइप्स के पिरामिडीन होते हैं, प्यूरिन भी 2 टाइप्स के होते हैं, इनके अब अलग अलग हम लोग नाम देखेंगे। तो सबसे पहला पिरामिडीन जो हमारे सामने आया है वो क्या है, साइटोसिन। साइटोसिन। सेकंड क्या है, यूरेसिल। थर्ड वन इज थायमिन। थर्ड वन इज थायमिन। ये हो गए हमारे 3 टाइप्स के पिरामिडीन। प्यूरिन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज एडेनिन। एडेनिन तो नाम सभी ने सुना होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, नाम सुना होगा ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी मॉलिक्यूल, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, वहाँ बहुत बार नाम सुना होगा। तो वो क्या है, एडेनिन ही होता है वहाँ पे, नाइट्रोजनस बेस। सेकंड क्या है हमारा, ग्वानिन। ग्वानिन, एडेनिन एंड ग्वानिन। तो हमें ये भी याद रखना कि पिरामिडीन में क्या क्या है, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। प्यूरिन में क्या है, एडेनिन एंड ग्वानिन। बहुत साल पहले ऐसे क्वेश्चंस आते थे, अब तो इतने इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में कि पिरामिडीन को पहचानो या प्यूरिन को पहचानो। अब क्या आता है, अब और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आता है। उन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या होगा, हमें इनके नंबरिंग को भी पता होना चाहिए। ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है हमें इसकी नंबरिंग भी पता होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ नंबरिंग किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से वहाँ पे नॉमेनक्लेचर पढ़ा होगा, किस बेसिस पे नंबरिंग करते हैं, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग कुछ इस तरह का होगा, ये 1 2 3 4 5 6, ये क्या होगा नंबरिंग। सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा, सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, बट यहाँ क्या होगा, यहाँ थोड़ा अलग होगा, यानी प्यूरिन्स में थोड़ी नंबरिंग यहाँ चेंज होगी। यहाँ पे 1 नंबर हमने किसको दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो गया, 9 नंबर हो गया। सेकेंड रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इमिडाजोल रिंग। फर्स्ट रिंग हमारा क्या था, ये नॉर्मल हमारा पिरामिडीन रिंग ही था, जैसा यहाँ पे होता है। ये नंबरिंग हमने इसलिए किया क्योंकि आगे जब हम लोग अभी पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड्स का, जब कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ेंगे, तब ये नंबरिंग हमें पता होनी चाहिए, ज़रूरी है। तो आप लोग भी अगर नोट्स बना रहे हैं या स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि हमें नंबरिंग भी पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट मैं क्या बताना चाहूँगा, नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा जुड़ा है। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कौन कौन सा जुड़ा है, यहाँ पे NH2 प्रेजेंट है, यानी ये अमाइनो ग्रुप है। यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये क्या है, कीटो ग्रुप है। अमाइनो ग्रुप, कीटो ग्रुप, ये चीज़ें हमारे आगे एक टाइप का क्वेश्चन आता है, वहाँ पे काम आएगा। तो ये क्या हो गया, अमाइनो कीटो कीटो, अमाइनो कीटो कीटो। अब वो क्वेश्चन क्या था, जब भी हमें मालूम है DNA या RNA हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं, DNA में क्या होता है, बेस पेयरिंग होती है, यानी एक स्ट्रैंड के सामने दूसरा स्ट्रैंड आता है। DNA डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रैंड के सामने दूसरा स्ट्रैंड आता है, यानी दोनों ही के बीच में क्या होती है, पेयरिंग होती है। तो हमेशा एक प्यूरिन के सामने पिरामिडीन आता है। जिन बच्चों ने पहले से पढ़ रखा होगा, जिन स्टूडेंट्स ने पहले से पढ़ रखा होगा, उन्हें मालूम होगा कि हमेशा एक प्यूरिन के सामने पिरामिडीन आता है। यानी एडेनिन के सामने हमेशा थायमिन आता है, ग्वानिन के सामने हमेशा साइटोसिन आता है, एक प्यूरिन के सामने एक पिरामिडीन आता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फंक्शनल ग्रुप क्या क्या आता है, हमेशा एक कीटो ग्रुप के सामने एक अमाइनो ग्रुप आता है। जैसे बोला एडेनिन के सामने क्या आता है, थायमिन, तो हमेशा एक अमाइनो ग्रुप के सामने क्या है, कीटो ग्रुप। सिमिलरली ग्वानिन के सामने क्या आता है, साइटोसिन, ATGC जो हम लोग बोलते हैं। तो ग्वानिन कैसा है, कीटो ग्रुप है, साइटोसिन कैसा है, अमाइनो ग्रुप। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब बेस पेयरिंग होती है, सबको पता होता है कि प्यूरिन के सामने तो पिरामिडीन आता है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि कीटो ग्रुप के सामने अमाइनो ग्रुप आता है, या कीटो के सामने कीटो आता है, या अमाइनो के सामने अमाइनो आता है। तो याद रखना हमें, एक कीटो ग्रुप के सामने हमेशा एक अमाइनो ग्रुप आता है। अब बात करेंगे DNA में क्या क्या पाया जाता है, RNA में क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले 2 इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये हैं, यूरेसिल और थायमिन। इनके बीच एक डिफरेंस देखते हैं।
स्ट्रक्चर में सिर्फ एक डिफरेंस है कि 5th कार्बन पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मेथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसी वजह से हम लोग थाइमिन को क्या बोलते हैं, थाइमिन का दूसरा नाम भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा था, बोलते हैं 5-मेथाइल यूरेसिल। 5-मेथाइल यूरेसिल, 5th कार्बन में क्या है, यूरेसिल प्रेजेंट है। इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर में चेंज नहीं है। अब याद रखना है हमें, यूरेसिल हमेशा सिर्फ और सिर्फ RNA में पाया जाएगा, ओनली इन RNA। थाइमिन हमेशा ओनली इन DNA। थाइमिन सिर्फ और सिर्फ DNA में पाया जाएगा, यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ RNA में पाया जाएगा। उसके अलावा बाकी तीनों क्या हैं, बोथ DNA एंड RNA। ये भी क्या है, बोथ DNA एंड RNA। ये भी क्या है, बोथ DNA एंड RNA। याद क्या क्या रखना है हमें, याद रखना है कि दो टाइप्स के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, पिरिमिडिन एंड प्यूरिन। पिरिमिडिन सिंगल रिंग होता है, प्यूरिन डबल रिंग होता है। प्यूरिन में एक्स्ट्रा रिंग कौन सा होता है, इमिडाजोल रिंग होता है। पिरिमिडिन के नाम क्या क्या हैं, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। प्यूरिन्स के नाम क्या क्या हैं, एडेनिन, ग्वानिन। थाइमिन का दूसरा नाम क्या है, 5-मेथाइल यूरासिल, क्योंकि 5th कार्बन पे यूरासिल प्रेजेंट है। नंबरिंग का एक फ़ायदा हुआ ना, अभी और भी काफ़ी चीज़ जहाँ पे नंबरिंग काम आएगा हमारे। फिर हमेशा एक पिरिमिडिन के सामने प्यूरिन आता है, जब बेस पेयरिंग हम लोग पढ़ेंगे, या जिन लोगों ने पढ़ लिया उन्हें पता होगा, बेस पेयरिंग हमेशा एक प्यूरिन के सामने पिरिमिडिन आता है। उसी तरह हमेशा एक अमाइनो फॉर्म के सामने एक कीटो फॉर्म आता है। तो इससे ज़्यादा हमें इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। पेंटोस शुगर भी हमने समझ लिया है, फॉस्फेट, एसिडिक नेचर एंड नेगेटिव चार्ज। आगे हमें क्या करना है, न्यूक्लियोटाइड बनाना है, यानी कि तीनों को अलग अलग तो देख लिया, आप तीनों को साथ में लगाना है। तो आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखनी है, क्या, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। यानी हमें ये तो पता है न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों के बने होते हैं, शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस। अब हमें क्या करना है, न्यूक्लियोटाइड तीनों को एक साथ जोड़ना है। तो यहाँ पे कई सारे बॉन्ड्स आएंगे, यानी कि किन किन चीज़ों के बीच में क्या क्या बॉन्ड होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी ज़रूरी है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्वेश्चन के नंबर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन जो बन सकते हैं उनके नंबर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने क्या है, एक शुगर है। शुगर का मैंने नाम नहीं दिया, यानी यहाँ पे OH है या नहीं है, एक जनरलाइज बस पेंटोस शुगर है, यानी ये राइबोस शुगर भी हो सकता है, डीऑक्सी राइबोस शुगर भी हो सकता है। अब शुगर में सबसे पहले क्या जुड़ता है, एक नाइट्रोजनस बेस। शुगर में क्या जुड़ता है सबसे पहले, एक नाइट्रोजनस बेस। N2 बेस, एक नाइट्रोजनस बेस। अब वो नाइट्रोजनस बेस वापस से मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, या एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, मैं बस ये बोल दे रहा हूँ, या तो प्यूरिन होगा या तो पिरिमिडिन होगा, या तो प्यूरिन होगा या तो पिरिमिडिन होगा। अब यहाँ से हमारे सामने पहला क्वेश्चन क्या आता है, नाइट्रोजनस बेस शुगर के किस कार्बन से जुड़ा। नाइट्रोजनस बेस शुगर के किस कार्बन से जुड़ा, याद हो हमने नंबरिंग की थी 1 2 3 4 एंड 5th कार्बन इज आउटसाइड द रिंग। तो नाइट्रोजनस बेस हमेशा शुगर के फर्स्ट कार्बन से ही जुड़ता है। नाइट्रोजनस बेस हमेशा शुगर के फर्स्ट कार्बन से ही जुड़ता है, भले ही वो नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन हो या पिरिमिडिन यानी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन हो, या थाइमिन, यूरेसिल, कुछ भी हो। अब याद होगा कि दो मोनोसैकेराइड्स आपस में किस बॉन्ड से जुड़ते हैं, हमने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा है, वो आपस में जुड़ते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो एक नाइट्रोजनस बेस से जुड़ रहे हैं। शुगर किससे जुड़ रहा है, एक नाइट्रोजनस बेस से। तो इस बॉन्ड का नाम क्या होगा, इस बॉन्ड का नाम होगा अब एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। शुगर आपस में जुड़ते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। यहाँ पे वो नाइट्रोजनस बेस से जुड़ रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। याद रखना है हमें, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके बीच बनता है, शुगर और बेस के बीच में। शुगर का कौन सा कार्बन रहता है, फर्स्ट कार्बन। अब एक और क्वेश्चन बन सकता है कि बेस में क्या, किस कार्बन से जुड़ेगा या नाइट्रोजन से जुड़ेगा। तो अब हमने जो बेसिस की नंबरिंग की थी वो चीज़ हमें यहाँ पे फ़ायदा होगा। यानी शुगर का तो हमेशा कौन सा कार्बन रहेगा, शुगर का हमेशा कार्बन नंबर 1 रहेगा। शुगर का हमेशा कार्बन नंबर 1 रहेगा। अगर शुगर किसी प्यूरिन से जुड़ता है, अगर शुगर किसी प्यूरिन से जुड़ता है तो वो किससे जुड़ेगा, 9th नंबर पे। अगर स्ट्रक्चर में थोड़ा सा वीडियो को बैक ले जाएं तो वहाँ पे 9th नंबर पे देखेंगे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो शुगर अगर प्यूरिन के केस में किससे जुड़ेगा, 9 नंबर के नाइट्रोजन से जुड़ेगा। और शुगर अगर पिरिमिडीन से जुड़ रहा है तो वो 1st नंबर के नाइट्रोजन से जुड़ेगा इन केस ऑफ पिरिमिडीन।
तो ये भी एक क्वेश्चन हमारे सामने क्या बना, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो सबको पता होता है कि बेस और शुगर के बीच होती है। शुगर का कौन सा कार्बन होता है, नंबर 1 कार्बन। बेस में अगर प्यूरिन हुआ तो 9 नंबर का नाइट्रोजन, पिरिमिडिन हुआ तो 1 नंबर का नाइट्रोजन। अब इतने स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इतने स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ये स्ट्रक्चर हमारा क्या है, यानी बेस प्लस शुगर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। बेस प्लस शुगर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। अगर शुगर क्या हो, राइबोज हो, तो क्या बोलेंगे, राइबोन्यूक्लियोसाइड। अगर शुगर डीऑक्सीराइबोज हो तो तब हम लोग बोलते हैं इसे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड कुछ नहीं, एक तरह का न्यूक्लियोसाइड का ही नाम है, बस मैंने दोनों को डिफरेंस कर दिया कि यहाँ पे अगर OH प्रेजेंट हो या OH प्रेजेंट ना हो, यानी RNA में हो या DNA में हो। अब ये हमारा न्यूक्लियोसाइड हो गया। अब हमें क्या करना है, फॉस्फेट भी तो जोड़ना है ताकि न्यूक्लियोसाइड से क्या बन जाए, न्यूक्लियोटाइड, जो कि मोनोमर यूनिट होता है किसका, न्यूक्लिक एसिड का। तो देखते हैं न्यूक्लियोटाइड कैसे जोड़ते हैं। न्यूक्लियोटाइड का मतलब हमें फॉस्फेट जोड़ना होगा। फॉस्फेट कहाँ जुड़ेगा, फॉस्फेट हमेशा जुड़ेगा शुगर के 5th नंबर कार्बन पे। फॉस्फेट हमेशा जुड़ेगा शुगर के 5th नंबर कार्बन पे। ये हमने क्या जोड़ दिया, फॉस्फेट जोड़ दिया। ये हमने क्या जोड़ दिया, फॉस्फेट जोड़ दिया शुगर के 5th नंबर कार्बन से। अब इस बॉन्ड का क्या नाम रखेंगे हम लोग, इस बॉन्ड का हम लोग क्या नाम रखेंगे। थोड़ी देर पहले शुगर का जब स्ट्रक्चर पढ़ा था तो यहाँ पे याद होगा 5th नंबर कार्बन पे क्या था, CH2OH था। CH2OH था यानी अल्कोहल प्रेजेंट था। हम बायोकेमिस्ट्री इसलिए इतना जान रहे हैं, इन स्ट्रक्चर्स की बायोकेमिस्ट्री इसलिए जान रहे हैं ताकि आगे कन्फ्यूजन ही ना हो, आगे कन्फ्यूजन ही ना हो। जो एग्जाम में प्रॉब्लम आता है, भूल जाते हैं, तो चीज़ें जब ऑर्गेनिक के हिसाब से समझे रहेंगे तो कभी भूलेगी नहीं। देखते हैं कैसे। CH2OH यहाँ पे प्रेजेंट था यानी अल्कोहल ग्रुप था। फॉस्फोरिक एसिड क्या है, एसिड है। अब याद होगा एसिड और अल्कोहल के बीच में रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, हमारा एस्टर बनता है। एसिड और अल्कोहल के बीच में रिएक्शन होता है तो हमारा क्या बनता है, एस्टर। तो इस बॉन्ड का हमने क्या नाम रख दिया, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, क्योंकि फॉस्फेट से जोड़ रहा है एक एसिड, तो नाम क्या रख दिया, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड किसके किसके बीच है, शुगर के किसके बीच है, शुगर के 5th कार्बन और फॉस्फेट के बीच जो बॉन्ड है वो हमारा हो गया फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और ये पूरा स्ट्रक्चर अब हमारा क्या बन गया, यानी ये प्लस न्यूक्लियोसाइड, ये हमारा बन गया न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड राइबोज हुआ तो राइबोज हुआ तो राइबोन्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी राइबोज हुआ तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो मेन चीज़ हमें क्या क्या याद रखनी है, मेन चीज़ हमें याद रखनी है कि N2 बेस कहाँ जुड़ता है, 1st कार्बन पे, फॉस्फेट कहाँ जुड़ता है, 5th कार्बन पे। ये बॉन्ड क्या है हमारा, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये बॉन्ड क्या है हमारा, फॉस्फोडाइस्टर नहीं, फॉस्फोडाइस्टर अभी हम लोग थोड़ी देर में आगे देखेंगे। ये हो गया फॉस्फोएस्टर एंड एन ग्लाइकोसिडिक। पहले क्या बना, न्यूक्लियोसाइड, देन क्या बना, न्यूक्लियोटाइड। अब पेज नंबर NCERT के पेज नंबर 96 पे बहुत सारे टर्म्स दिए हुए हैं, यानी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, क्यों, क्योंकि सभी टर्म्स एक ही जैसे सुनाई देते हैं। तो पहला हमारा क्या है, एडेनिन प्लस राइबोज। एडेनिन क्या है, एक प्यूरिन है। प्यूरिन प्लस राइबोज क्या हमारे सामने बन जाएगा, एक न्यूक्लियोसाइड बनेगा। तो इसका हम लोग क्या नाम रखेंगे, एडिनोसिन। एडिनोसिन ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड। एडिनोसिन सबने सुना भी होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि ATP होता है। अब एडिनोसिन क्या है, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में हम लोग फॉस्फेट ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एडिनोसिन प्लस फॉस्फेट हमारा बन जाएगा एडिनाइलिक एसिड। एडिनाइलिक एसिड, हमें पता है एसिडिक नेचर क्यों होता है न्यूक्लिक एसिड का, फॉस्फेट की वजह से ही होता है। और न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर है। मोनोमर है तो इसमें हमने क्या लगा दिया, एडिनाइलिक एसिड। सिमिलरली एडेनिन अगर डीऑक्सी राइबोज से जुड़ता है, यहाँ पे तो RNA के इसमें राइबोज से जुड़ेगा, डीऑक्सी राइबोज से जुड़ता है तो डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन। फिर डीऑक्सी एडिनोसिन में हमने क्या कर दिया, उसको न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए फॉस्फेट ऐड कर दिया, तो क्या बन जाएगा, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड।
एडिनाइलिक एसिड। याद रखना है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जोड़ी है, जब राइबोज और एडेनिन जुड़ा तो सीन जुड़ा सफिक्स, एसिड भी जुड़ गया तो आइलिक एसिड। सिमिलरली डीऑक्सी एडिनोसिन और डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। उसी तरह हम क्या देख सकते हैं ग्वानिन में भी, ग्वानोसिन एंड ग्वानाइलिक एसिड जब राइबोज से जुड़ा होगा, डीऑक्सी ग्वानोसिन एंड डीऑक्सी ग्वानाइलिक एसिड जब डीऑक्सी राइबोज से जुड़ा होगा। ये क्या हो गए हमारे दोनों प्यूरिन की बात हो गई, सिन और आइलिक एसिड जुड़ रहा है यहाँ पे, सिन और आइलिक एसिड सफिक्स में ये जुड़ रहा है। अब हम क्या करेंगे, प्यूरिन हो गया पिरिमिडीन, अब क्या हो रहा है साइटोसिन राइबोज से जुड़ रहा है तो क्या हुआ साइटिडीन। यहाँ पे हम SINE सफिक्स नहीं जोड़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग DINE जोड़ रहे हैं, साइटिडीन। इसी तरह साइटिडाइलिक एसिड जब फॉस्फेट भी जुड़ गया। सिमिलरली अगर डीऑक्सी राइबो हो तो डीऑक्सीसाइटिडीन, डीऑक्सीसाइटिडाइलिक एसिड। ये टर्म्स हमें क्या है बहुत कंफ्यूज करते हैं कि कब डाइलिक लग रहा है या डीन लग रहा है, कब SINE लग रहा है, कब DINE लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, प्यूरिन के केस में SINE जोड़ा था, पिरिमिडीन के केस में DINE जोड़ा है। अब यूरासिल सिर्फ RNA में पाया जाता है, यानी सिर्फ और सिर्फ राइबो शुगर होगा, तो ये क्या हो गया हमारा यूरिडीन, यूरिडाइलिक एसिड। थाइमिन सिर्फ और सिर्फ DNA में प्रेजेंट होता है तो डीऑक्सीथाइमिडीन, डीऑक्सीथाइमिडीन। इसी में फॉस्फेट जोड़ दिया तो डीऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड। तो ये टर्म्स कहाँ दिए गए, ये टर्म्स दिए गए NCERT पेज नंबर 96, नीचे के साइड दिया गया है, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। अब यहाँ हमने क्या कर लिया, देख लिया कि प्यूरिन में क्या जोड़ा है, पिरिमिडीन में क्या जोड़ा है। तो एक जनरलाइज्ड वे में हम लोग लिख सकते हैं कि प्यूरिन है तो प्यूरिन में शुगर जब बस जुड़ा है तब क्या हो रहा है, सिन जोड़ा है SINE सफिक्स में। उसी में जब फॉस्फेट ऐड हो जा रहा है तो क्या आइलिक एसिड, आइलिक एसिड जब इसी में फॉस्फेट ऐड हो जा रहा है। जब यहाँ पे पिरिमिडीन है तो पिरिमिडीन है तब क्या जोड़ा है, पिरिमिडीन के केस में DINE जोड़ा है, जैसे साइटिडीन हम लोगों ने देखा। और क्या हो रहा है, डाइलिक एसिड, डाइलिक एसिड जब फॉस्फेट भी जोड़ा है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये टर्म्स भी क्लियर हो गए। अब एक छोटी सी चीज़ बाकी है 2 मिनट की चीज़, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। अब हमारे सामने क्या है, हमारे सामने है टॉपिक का नाम है, टॉपिक क्या, जो चीज़ें पढ़े हैं उसी के कंटिन्यूटी में है। तो नाम क्या है, चेन फॉर्मेशन या पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। हमें ये तो पता चल गया कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, 3 चीज़ों को बनाता है, शुगर, फॉस्फेट एंड बेसिस। फिर न्यूक्लियोटाइड को हमने साथ में जोड़ भी लिया। अब न्यूक्लियोटाइड तो मोनोमर है ना, अब मोनोमर से हमें क्या बनाना है, न्यूक्लिक एसिड बनाना है, यानी पॉलीमर बनाना है। तो अब हमें क्या करना है, एक न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी चेन बनानी है। न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी चेन को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। तो जैसा हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कई सारे न्यूक्लियोटाइड बनाए। अब ऐसा कुछ तो हमने देखा नहीं था, मैंने क्या किया, बस उसी को जनरलाइज वे में दिया है। ये क्या है, शुगर है, 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, तो मैंने शुगर को बस ऐसे यहाँ पे सिंपली बना दिया ताकि स्ट्रक्चर हमारा समझने में इजी हो। यानी यहाँ पे शुगर का फर्स्ट कार्बन होगा, यहाँ कहीं सेकंड होगा, यहाँ कहीं थर्ड होगा, यहाँ फोर्थ होगा, 5th कार्बन जो बाहर की तरफ होता है वो यहाँ कहीं दिखाया मैंने। काम हमें किसका किसका है, काम हमें सिर्फ फर्स्ट कार्बन का है, 3rd कार्बन का है और 5th कार्बन का है। ये इसका 5th कार्बन है जिससे क्या जुड़ा है, फॉस्फेट जुड़ा है। 5th कार्बन है जिससे फॉस्फेट जुड़ा है, 5th कार्बन है जिससे फॉस्फेट जुड़ा है। ये क्या है, फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन है। फर्स्ट कार्बन पे क्या है, कोई बेस जुड़ा है, नाम रख लेते हैं हम लोग, कोई भी मान लेते हैं एडेनिन जुड़ा है, एडेनिन का सिंबल A, ग्वानिन, थायमिन, वापस से एडेनिन। यानी कि शुगर के साथ कोई एक नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है। ये अभी तक हमारा क्या है, ये स्ट्रक्चर इतना हमारा न्यूक्लियोसाइड है। अब क्या किया हमने, सभी में फॉस्फेट भी ऐड कर दिया, सभी में फॉस्फेट भी ऐड कर दिया। यानी अब ये इंडिविजुअल एक न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड, ये तो सब अलग अलग न्यूक्लियोटाइड है। अब हमें क्या करना है, न्यूक्लियोटाइड की एक चेन बनानी है, यानी सभी न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ना है। तो आपस में कैसे जुड़ते हैं, सबसे पहले चीज़, हमेशा ये फॉस्फेट अब किससे जुड़ेगा, एक तो ये अपने ही न्यूक्लियोटाइड के 5th कार्बन से जुड़ा है, अपने ही शुगर के 5th कार्बन से जुड़ा है। इसका सेकंड बॉन्ड होगा अपने से ऊपर न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन पे,
इसका सेकंड बॉन्ड होगा अपने से ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन पे। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग थर्ड कार्बन पे OH है, तो वापस से एक इससे OH से रिएक्ट करके एक बॉन्ड बना लेगा। सिमिलरली इस फॉस्फेट का भी एक बॉन्ड तो अपने फिफ्थ कार्बन, अपने शुगर के फिफ्थ कार्बन से है, इसका दूसरा बॉन्ड अपने से पहले वाले शुगर के थर्ड कार्बन से होगा। इसी तरह इसका भी ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हर कार्बन पे क्या है OH प्रेजेंट है। डिफरेंस कहाँ आता है, सेकंड कार्बन पे आता है, या तो राइबोज होता है तो डीऑक्सी राइबोज होता है। OH का डिफरेंस सेकंड कार्बन पे आता है, थर्ड पे तो हर बार OH प्रेजेंट है। तो ये हम लोग देख सकते हैं क्या, हर बार एक फॉस्फेट दो तरह से बॉन्ड बना रहा है, एक तो अपने से पहले वाले शुगर का थर्ड कार्बन पे, एक अपने ही शुगर के फिफ्थ कार्बन पे, जो कि हमने पहले देख लिया है। बट चेन का एंड भी तो होगा, कहीं पे तो चेन एंड होता होगा, यानी कहीं पे चेन की स्टार्टिंग होगी, कहीं पे चेन की एंड होगी। तो हमेशा हमें चेन की स्टार्टिंग पे क्या होगा, एक फॉस्फेट तो फ्री होगा, हमेशा चेन के स्टार्ट में एक फॉस्फेट फ्री होगा। इसी तरह सिमिलरली चेन के एंड में हमेशा एक थर्ड कार्बन पे OH फ्री होगा। ऑब्वियस सी चीज़ है, हमेशा एक OH भी फ्री होगा थर्ड कार्बन पे, हमेशा फिफ्थ कार्बन पे एक फॉस्फेट फ्री होगा। इसी वजह से इसे हम लोग बोलते हैं 5' एंड, और इसे हम लोग बोलते हैं 3' एंड। इसे हम लोग बोलते हैं 5' एंड, और इसे हम लोग बोलते हैं 3' एंड। 5' एंड पे क्या प्रेजेंट है, फ्री फॉस्फेट। 3' एंड पे क्या प्रेजेंट है, फ्री OH। OH को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल। तो इसीलिए हम लोग इसको हाइड्रोक्सिल एंड भी बोल सकते हैं, हाइड्रोक्सिल एंड। किसको, 3' एंड को। 5' एंड को, फॉस्फेट को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइल एंड। फॉस्फोराइल एंड जहाँ पे फ्री फॉस्फेट प्रेजेंट है, 5' एंड 3' एंड। अब वापस से बॉन्ड का नाम, ये बॉन्ड तो हमेशा वही रहेगा, ये बॉन्ड हमेशा वही रहेगा, नाम क्या होगा, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये बॉन्ड कैसा था, जो अपने ही शुगर से बना रहा था, वो बॉन्ड था फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। वो बॉन्ड था फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। एसिड और अल्कोहल के बीच रिएक्शन हुआ तो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। बट वापस से क्या हो रहा है, वो थर्ड कार्बन के OH से भी रिएक्ट कर रहा है, यानी दो बार एस्टर बन रहा है। तो इसका नाम हमने क्या रख दिया, इसका नाम हमने रख दिया फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। बायोकेमिस्ट्री समझने से हमने क्या फ़ायदा हुआ, हमें फ़ायदा हुआ, हमें बॉन्ड्स कभी भूलेंगे नहीं नाम। हमें पता है कि एसिड और अल्कोहल के बीच रिएक्ट होता है तो क्या होता है, एस्टर बॉन्ड बनता है। यहाँ पे फॉस्फोरस से रिएक्ट हो रहा है तो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। फॉस्फोरस दो OH से रिएक्ट कर रहा है तो फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। तो ये हमारा क्या बॉन्ड हो गया, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन का डायरेक्शन क्या हुआ, हमेशा 3 to 5। फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन का डायरेक्शन क्या हुआ, 3' to 5'। ये हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन का डायरेक्शन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 5' एंड पे क्या होता है, फॉस्फेट होता है, 3' एंड पे क्या होता है, OH होता है। बॉन्ड फॉर्मेशन का डायरेक्शन क्या होता है, 3' to 5'। एक और क्वेश्चन पूछा था कि चेन फॉर्मेशन का डायरेक्शन क्या होता है। ये तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हमेशा 3 to 5 जुड़ता है, लेकिन चेन जब भी बढ़ेगा, चेन आगे की तरफ जब भी बढ़ेगा वो 5 to 3 की तरफ बढ़ेगा। तो चेन फॉर्मेशन का डायरेक्शन, चेन फॉर्मेशन का डायरेक्शन क्या होगा, 5' to 3'। चेन हमेशा 5 to 3 की तरफ बढ़ेगा। बॉन्ड का फॉर्मेशन 3 to 5 होगा। 5' एंड पे फ्री फॉस्फेट होगा, 3' एंड पे फ्री हाइड्रोक्सिल होगा। अब ये क्या हो गया, हमने नाम भी देख लिया। अब शुगर से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आते हैं। शुगर के पहले कार्बन पे क्या अटैच है, N2 बेस अटैच है। शुगर के थर्ड कार्बन पे क्या अटैच है, शुगर के थर्ड कार्बन पे अटैच है फॉस्फेट का, यानी दूसरे शुगर का फॉस्फेट, अदर शुगर्स शुगर फॉस्फेट। थर्ड कार्बन पे उसके दूसरे शुगर का फॉस्फेट अटैच है। फिफ्थ कार्बन पे इट्स ओन फॉस्फेट, इट्स ओन फॉस्फेट। यानी शुगर से रिलेटेड हमें तीन चीज़ें मिली। फर्स्ट कार्बन पे N2 बेस हमेशा पता है, थर्ड कार्बन पे दूसरे शुगर का फॉस्फेट अटैच है, और फिफ्थ कार्बन पे अपना ही फॉस्फेट अटैच है। यानी कार्बन के हर ऑड नंबर पे, यानी शुगर के हर ऑड नंबर कार्बन पे क्या है, कुछ ना कुछ अटैच्ड है। तो ये इसी के साथ क्या होगा, हमारा एक लंबा चेन प्रिपेयर हो जाएगा। अब वो चेन या DNA का होगा या RNA का होगा। सो विद दिस आवर वीडियो एंड्स हियर, सी यू ऑल इन आवर नेक्स्ट वीडियो।